सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ का जो पेपर हुआ है सन 2022 में, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें हम एक एक सवाल को करके दिखाएंगे। इसमें पेपर आया था, उसमें पृष्ठों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 20 पृष्ठों की संख्या थी। वो जो समय था वो 3 घंटे 15 मिनट का था। और जो पूर्णांक है वो 70 अंकों का पेपर आया था। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बार जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आया था। इसमें जो पहला विकल्प था, पहला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक हमें रूप बताना है। इसमें हमें केवल छाड़ना है कि इसमें सम संख्या कौन सी है। तो सम संख्या हम किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है। या जिस किसी संख्या गुणा में 2 लिखा होता है तो वो क्या कहलाती है? सम कहलाती है। तो इसमें जो सम संख्या वो कितनी है? 2q। अगर हम सम में को 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा विषम। तो विषम संख्या अगर पूछता तो विषम संख्या ये वाली है और सम संख्या ये वाली है। और जो अगला विकल्प था वो दिया हुआ है आपका, ये बिंदु दिया हुआ है 2, -5 और ये रेखा B -2, से क्या है? समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है और x अक्ष पर हमें बिंदु निकालना है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे? इसके लिए हमें करना था, हम x अक्ष पर बिंदु मान लेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे माना x अक्ष पर बिंदु। ये आपका ख वाला क्वेश्चन है। हमने x अक्ष पर बिंदु मानेंगे। तो बिंदु क्या मानेंगे? x अक्ष पर y का तो मान होता है 0, तो ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा y का मान, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु हमें मानना है, इस वाले बिंदु के हम क्या करेंगे? इस वाले से बीच की दूरी निकाल लेंगे और फिर इस वाले से दूरी निकाल लेंगे और फिर दोनों क्या कर देंगे? बराबर लगा देंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे बिंदु 2, -5 तथा h, 0 के बीच की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था दूरी का? d √ x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसे मान लेंगे हम d1। अब इसके अंदर मान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ऐसे मान लगा देंगे। तो x1 का मान कितना आपका? 2, x2 का मान कितना है? h, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान -5 और ये आपका 0। तो ये आ जाएगा d1 √ 2 - h का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 और 5 का वर्ग कर देंगे 25। और ये इसकी दूरी निकल कर जाएगी। अब हम क्या करेंगे? दूसरा जो बिंदु है -2, 9 तथा h, 0, इसकी दूरी निकाल लेंगे बीच की। तो हम इसे लिख लेंगे d2 से। सूत्र यही रहेगा x1 y1 x2 और y2। तो हो जाएगा x1 का मान -2 और h2 का मान है आपका, x2 का मान है h, प्लस 9 - 0 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस -2 - h का वर्ग और ये हो जाएगा 9 का वर्ग 81। ये हो जाएगा आपका d2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे चूंकि d1 बराबर लिख देंगे d2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये दिए हुए हैं समदूरस्थ। अगर समदूरस्थ तो क्या कर देंगे? बराबर लगा देंगे। तो d1 का मान इधर लगा देंगे। तो d1 का मान है आपका 2 - h का वर्ग और यहाँ आपका 25 √ -2 - h का वर्ग और प्लस लिख देंगे 81। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइडों को इसका वर्ग कर देंगे। जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा और यहाँ बचेगा 2 - h का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 25 -2 - h का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 81। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला खोल लेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 प्लस हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस से हो जाएगा 4h और प्लस 25 बराबर ही हो जाएगा 4 प्लस और प्लस हो जाएगा 4h और प्लस हो जाएगा 81। तो ये वाला पद तो इससे कट जाएगा, ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस 4h की तरफ हम ये वाला एक्स्ट्रा लेंगे तो जाएगा -4h
और 81 की तरफ ले जाएंगे 25 सागर। तो यहाँ पर इसे घटाएंगे तो घटा के तो मतलब जो बचेगा 11 में से 5 गए 6 और यहाँ बचेगा 5 और हो जाएगा माइनस के 8 एच। 8 से काट देंगे 7 बार, तो यहाँ से एच की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस के 7। तो बिंदु क्या बनेंगे, बिंदु है हमारे पास h, 0, तो h का मान है -7 और y का मान था 0। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा विकल्प इसका पहला सही है। अब इसमें जो अगला विकल्प दिया था वो था दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हमें क्या निकालना, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो इसका सूत्र होता है त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो भुजाएं कितनी इसकी 9 और 4 है, तो 9 का हो जाएगा 81 और 4 का हो जाएगा आपका 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 81:16। अगला क्वेश्चन हमें दिया था कोस स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ 1/2 और हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान। हम साइन स्क्वायर थीटा का मान किस तरह से निकाल लेंगे, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 - कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आपका 1/2, तो यहाँ हम लगा देंगे 1/2। इसको ऐसे लेके सोल्व करेंगे तो 2 गुना 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वहाँ क्या आएगी 1/2। इसका जो आंसर था वो था आपका 1/2। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वाला चित्र में OAB की परिमाप दे रखी है, हमें क्या निकालनी, इसकी परिमाप निकालनी। तो परिमाप किसे कहते हैं, एक ये वाली भुजा और एक ये भुजा और एक ये, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये लंबाई हम निकाल लेंगे और सबको क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, तो इसका परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे चाप की लंबाई का सूत्र। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr थीटा बटे में होता है 360। ये तो चाप की लंबाई। अब 2 गुणा पाई का मान लगा देंगे 22/7। आर का मान क्या लगाएंगे, आर का मान दे रखा आपको 7, तो हम यहाँ 7 लगा देंगे 7 और थीटा का मान दिया हुआ है 60 और बटे में कितना है 360 है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इससे पूरा कट जाएगा 6 बार, 2 से काट देंगे 3 बार और इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा आपका 22/3। अब यहाँ पर हम लिख देंगे परिमाप, जो हमें परिमाप निकालना है। तो क्या करेंगे 22/3 में को हम जोड़ देंगे 7 और 7, तो हो जाएगा 22/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 14। अब 3 आ जाएगा इसका लेस है, 22 प्लस 3 की गुणा करेंगे तो 14 थे 42। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 2 4, ये हो जाएगा आपका 64/3 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 64/3 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। अगला जो विकल्प था वो था आपका n प्रेक्षणों का समांतर माध्य दे रखा है x, यदि प्रत्येक प्रक्षेपण को a बढ़ा दी जाए तो उसका नया समांतर माध्य कितना होगा। तो इसका जो आंसर है वो है x⁴/a। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इसका आंसर। दूसरे का क्या क्वेश्चन दे रखा है, चित्र में DE समांतर है AC के, DF समांतर है AE के, तो हमें सीधी करके दिखाना है VF/EF और बराबर में VE/EC हमें सोल्व करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस तरह से डायग्राम बना लेंगे और हमें सीधी करके दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, सोल्व हम करेंगे त्रिभुज, हम लेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लेंगे BD, ये जो BD लंबाई है BD के बटे में रख लेंगे DA, तो यहाँ लिख लेंगे DA और बराबर लगा देंगे BE बटे में आ जाएगा आपका EC। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर लिख देंगे हम आधारभूत समानुपातिक पिर से, समानुपातिक पिर में से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BAE में लेंगे, BAE में तो यहाँ लिख देंगे BD
बटे में आ जाएगा DA और बराबर लिख देंगे BF बटे FE और समीकरण नंबर बन जाएगी 2। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में ये भी BD बटे DA का मान है और ये भी क्या है BD बटे DA का मान है, तो ये वाला पद तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ये वाला पद बचेगा और इधर ये वाला पद बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BE बटे EC बराबर BF बटे FE और ये हो जाएगा आपका प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा था हमें क्वेश्चन नंबर 2, साइन A माइनस बी बराबर 1/2 है, कोस A प्लस बी बराबर क्या है 1/2 है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना था, इसका ख्या वाला क्वेश्चन है। साइन A माइनस बी बराबर है 1/2। अब साइन में 1/2 कितने मान होता है, साइन में 1/2 होता है 30 का मान, और 30 को हम लिख लेंगे π/6, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका A माइनस बी बराबर हो जाएगा π/6 और ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2, क्योंकि साइन साइन कट जाएगा। इसी प्रकार से हम ये आगे लिखेंगे, आगे देखो आपका कोस A प्लस बी बराबर भी 1/2 दिया हुआ है। अब कोस में जो 1/2 होता है वो इसको हमको इसको लिख लेंगे कोस 60 का मान होता है और 60 को लिख लेंगे π/3। तो हो जाएगा आपका A प्लस बी बराबर π/3 और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को समीकरण को सोल्व करके यहाँ से A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है A माइनस बी बराबर π/6 और समीकरण B है हमारे पास दूसरी A प्लस बी बराबर π/3। अब ये प्लस ए माइनस कट जाएगा तो A और A हो जाएगा 2A, उसे लिख लेंगे π/6 और यहाँ लिख लेंगे π/3। अब इन दोनों को लैसे लेंगे तो लैसे कितना आएगा 6, तो हो जाएगा पाई प्लस यहाँ हो जाएगी 2 की गुणा, तो हो जाएगा 2π, ऊपर हो जाएगा 3π/6 और इधर कितना है 2A, 3 से काट देंगे 2 बार, तो यहाँ पर A की जो वैल्यू निकल कर आएगी तो आ जाएगी π/4। तो ये जो गुणा इधर बटे में पहुँच जाएगा। अब A का जो मान निकल कर आया हम क्या करेंगे, A का मान किसी भी समीकरण में लगा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे A का मान समीकरण नंबर हम 1 में लगा रहे हैं। तो समीकरण A कौन सी है, A माइनस बी बराबर π/6। A की जगह हम A का मान लगा देंगे π/4 माइनस के B बराबर π/6। अब π/4 की तरफ π/6 को ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये वाला पट्टा इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा B। अब इन दोनों का लैसे लेंगे तो इन दोनों का लैसे कितना आएगा 12, 4 के बाद में आएगा 12 3 बार और यहाँ आएगा 2 बार बराबर B। तो यहाँ से B की जो वैल्यू कितनी आएगी आपकी π/12। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे अतः A का मान π/4 और B का मान कितना है π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं कितनी है, 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। बाल्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना, बाल्टी की धारिता, धारिता बोलते हैं आयतन को, यानी कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इस तरह का चित्र बना लेंगे। ये हो जाएगा इसका चित्र, ये हो जाएगी ऊपरी सिरे की त्रिज्या, r1 का मान हमने मान लिया 28 सेंटीमीटर, r2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है इसकी 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें निकालनी धारिता। तो धारिता का सूत्र है 1/3 πh r1² प्लस r2² और इंटू में है r1 r2। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 और h की वैल्यू कितनी है 45। r1 का मान कितना है 28 है, तो यहाँ 28 का वर्ग कर देंगे और यह है 7 सेंटीमीटर, 7 का वर्ग कर देंगे और यह आपका 28 गुणा 7, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 गुना 3, 3 पंजे 15। तो यहाँ बचेगा आपका 22 गुणा 15 और बटे में है 7। 28 का वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग होता है 784, 7 का वर्ग होता है 49 और दोनों के लिए गुणा कर लेंगे तो 7 × 56 और 7 दूनी 14 5 19।
अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, इसकी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 15 में 30 और 30 और 3 33 बटे में आ जाएगा 7, गुणा में इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा वो 9 4 15, 15 4 19 का 9, 10 और 4 14, 14 8 22 का 2, हाथ से लगे 2, 9 और 4 13, 14, 14 8 22 हाथ से लगे 2, 11, 8 और 2, ये आएगा 1029। अब 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये 7 से काटते हैं तो 7 × 7 बचेंगे 3, हो जाएगा 32, 7 चौक 28 और 7 49। अब 147 की हम गुणा कर लेंगे 330 से, तो गुणा करने पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 48,510 सेंटीमीटर, तो इसकी धारिता निकल कर जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या हुआ था, निम्नलिखित वारंवारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करना हमें, कि बहुलक वर्ग, बहुलक हम किसे कहते हैं, जो संख्या जितनी बार अधिक आती है वो बहुलक कहलाती है। यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का, 4 का, यहाँ भी 4 का अंतर है, तो सब में क्या है, बराबर बराबर अंतर है। तो फिर हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वारंवारता में, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 17 है, इसमें 10 है, इसमें 12, इसमें कितना है 10 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 17, उसको जो बहुलक वर्ग आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 12 से 16। यह बुझा में बहुलक वर्ग बुझा है, अगर बहुलक बुझेगा तो आपका हो जाएगा 17, लेकिन बुझा में बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा इसका 12 से 16। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, और ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो मैं सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेंगे और यहाँ हम लिखेंगे माना, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो माना √3 के विपरीत यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये √3 है, इसके बराबर हम मान लेंगे a/b, a/b मान सकते हैं या p/q भी हम मान सकते हैं, तो हम a/b मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइडों को हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों ओर का वर्ग। जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से क्या जाएगा, तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा a²/b²। अब हम क्या करेंगे, b² उधर ले जाएंगे और 3 इसके बटे में ले आएंगे, तो हो जाएगा v² बराबर a²/3, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण का मतलब यह है कि a का मान जो भी होगा वो 3 से कटेगा, तभी तो वो परिमेय संख्या मानी जाएगी। तो a का जो मान होगा वो होगा 3 से कटेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि a का मान 3 से, यहाँ लिखेंगे a² का मान 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा, इतना लिख लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना था, अब इसमें हमें एक समीकरण और बनानी है। हमारा काम ये होता है कि जो हमने संख्या मानी है a/b, इनके बटे में वारी वारी से ये संख्या आनी चाहिए 3, तो यहाँ पर हमने a के बटे में 3 ला दिया। अब हमारा काम है कि b के बटे में 3 और आ जाए, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से मान लेंगे। तो दोबारा से हमें क्या मानना है, अब यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है ऊपर लिखा हुआ है इसका a, तो ये ट्रिक है इसकी, जो ऊपर a है तो हम इसे a मानेंगे बराबर में। अब a/b हमने पहले ही मान लिया, तो हमें a/b नहीं मानना, यानी कि a और b का यूज़ दोबारा नहीं करना। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, हम क्या सिद्ध कर रहे हैं 3 के लिए, तो यहाँ लिख लेंगे 3 और यहाँ लिख लेंगे c, मतलब a और b को छोड़कर कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसका दोनों साइडों का फिर वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका a² और ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और ये हो जाएगा आपका c²। अब चूंकि समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, b² बराबर a²/3, अब यहाँ से हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3v² बराबर a², तो a² का मान हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो a² का मान क्या है 3v² और बराबर लिखा हुआ 9c², इससे कट जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा v² बराबर 3c²।
अब जो गुणा में बटे में ले आएंगे तो हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3 और ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। यहाँ पर ए के बटे में 3 आ गया और यहाँ क्या है बी के बटे में 3 आ गया। अब यहाँ भी हम वो लिख देंगे कि वी स्क्वायर का मान 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा v का मान v का हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको केवल इतना क्वेश्चन करना है। अगला सवाल था इसमें दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी है, तो हमें संख्याएं निकालनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ख्या वाला क्वेश्चन है तो यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या। तो पहली संख्या मान लेंगे हम x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या मान लेंगे हम x माइनस के 26। अगर हम दोनों का अंतर लेंगे x माइनस एक्स प्लस हो जाएगा तो x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमने मान ली x और दूसरी हो जाएगी x माइनस 26। अब क्वेश्चन में कहा गया कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो हमने मान लिया कि पहली जो संख्या है वो दूसरी की क्या है 3 गुनी। तो दूसरी कौन सी है x माइनस की 26। पहली संख्या है वो क्या है दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ लगा देंगे बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हो जाएगा आपका x बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको उठा के ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस के 3x बराबर हो जाएगा माइनस के 78। तो यहाँ बचेगा आपका माइनस के 2x और माइनस के 78। 2 से काट देंगे, 2 ते 6 2 9 18 और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी आएगी 39। तो अतः है पहली संख्या का मान हमने x और x का मान कितना निकल कर आया आपका 39 और दूसरी संख्या क्या आपकी दूसरी मानी हमने x माइनस 26। तो x का मान है 39 और 39 में घटाएंगे 26 तो कितना बचेगा 13। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो देखो पहली जो संख्या है ये वाली जो संख्या है इसकी क्या है 3 गुनी है। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 39, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है 13 और 39। अगला क्वेश्चन था इसमें वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P माइनस की 3 P बिंदुओं इतने A वाले को और B वाले को क्या कर रहा है रेखाखंड को विभाजित करता है। तो हमें P का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे अनुपात। तो माना अनुपात m1 m2 है, ये बिंदु P मान लिया तो इसे मान लेंगे हम x और y के मान। बिंदु A का मान ये है और बिंदु B का मान ये है, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक का। तो सूत्र आपका ये वाला है। अब हम क्या करेंगे इसे वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का मान कितना माइनस के 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस के 3। m1 की जगह m1 रहने देंगे गुणा x2 का मान कितना है माइनस के 2, तो यहाँ आएगा माइनस के 2। m2 का मान भी जैसा है वैसे ही रहेगा। x1 का मान कितना है x1 का मान है माइनस के 5 और बटे में m1 का मान कितना है आपका m1 और m2 हम जैसे है वैसे लिख देंगे कोमा। y का मान कितना है p m1 गुणा y2 का मान है 3 प्लस m2 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 और बटे में लगा देंगे m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, इस वाले पद की इस तरह गुणा करेंगे तो 3 की गुणा m1 से करेंगे तो आएगा माइनस के 3m1 और आएगा माइनस के 3m2 बराबर माइनस के 2m1 और माइनस के 5m2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे m1 वाले पद को उठा के ले आएंगे तो हो जाएगा 3m1 प्लस हो जाएगा 2m1 बराबर माइनस के 5m2 और प्लस से हो जाएगा 3m2। यहाँ बचेगा m1 और यहाँ बचेगा आपका 2m2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब m2 हम इधर बटे में ले आएंगे तो हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर यहाँ बचेगा 2 और इसे मान लेंगे 1। तो m1 अनुपात m2 का जो मान निकल कर आएगा वो आपका है 2 अनुपात 1।
तो एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m1 m2 का मान इस समीकरण में लगा देंगे, तो यहाँ पर आपके p का मान निकल जाएगा। अब p बराबर m1 का मान कितना है 2, तो 2 गुणा 3 लिख लेंगे, प्लस m2 का मान कितना है, m1 का मान 2, m2 का मान 1 है। तो m1 का मान कितना लगा दिया हमने 2, m2 का मान कितना है 1, और गुणा में कितना है -4 बटे में 2 + 1, तो हो जाएगा 2 × 6 और ये हो जाएगा आपका 4 और बटे में आपका 3। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 2/3। तो p की वैल्यू है 2/3 और m1 m2 का मान कितना है 2:1। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का एक तार खींचा है, उस तार की हमें लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम किसी चीज़ को खींचकर दूसरी चीज़ बना रहे हैं या उसे पिघलाकर कोई चीज़ बनाते हैं तो हमेशा उसका आयतन निकाला जाता है। तो इसका हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गोले की त्रिज्या, ये आपका गहरा क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या को हम लिख लेंगे r1 से। तो r1 की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ लिखेंगे माना गोले को खींचकर L सेंटीमीटर लंबाई का एक तार खींचा, ये हमने मान लिया। अब तार का जो व्यास है वो कितना दे रखा है उन्होंने, व्यास दे रखा है उन्होंने 0.4 सेंटीमीटर। तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो यहाँ पर त्रिज्या जो निकल के आएगी इसकी आएगी 0.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन बराबर बराबर लगा देंगे। तो इधर हम लिख देंगे गोले का आयतन और बराबर में लगा देंगे हम तार का आयतन। गोले का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r⁻³ और त्रिज्या कितनी इसकी r1 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे r1 लिख देंगे। तार का होता है पाई r² और h की जगह लिखेंगे l। तार किस टाइप का, जैसे बेलन होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 4/3, r1 का मान है 3, तो यहाँ करेंगे 3 का क्यूब, r की वैल्यू कितनी है 0.2, उसका कर देंगे वर्ग और गुणा में जाएगा आपका l। अब 4/3, 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा 27, 0.2 का जब वर्ग करेंगे कितना आएगा 0.4 और गुणा में आपका l। 3 से काट देंगे 9 बार, पॉइंट आ गया, 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 4 गुणा 9 बराबर है आपका 4/100 और गुणा में है l। तो 4 से 4 कट जाएगा। अब 100 की हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, यानी कि l बराबर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो इसे भाग कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा मीटर, तो इससे कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें दिखाना है 1666/180 शांत दशमलव है या नहीं है, और बिना वास्तविक विभाजन किए हमें बताना है ये भी क्या है, दशमलव प्रसार इसका करना है। तो एक संख्या इसकी ये है और एक संख्या इसकी ये है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। तो हम शांत और अशांत कैसे चेक करते हैं, अगर भाग करने पर कोई संख्या पूरी कट जाती है तो वो कहलाती है शांत, और भाग करने पर पूरी नहीं कटती तो वो कहलाती है अशांत। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब हमें भाग नहीं करनी और फिर भी हमें पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो इसके लिए मेथड है, जो आपकी हर वाली संख्या है 180, हम क्या करेंगे 180 के फैक्टर कर लेंगे। जैसे हम पहले क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 90, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 45, फिर 5 से काट देंगे तो 5 9 45 आ जाएगा, 5 9 45, फिर 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 और फिर 3 का ना 3। तो इसमें फैक्टर निकल कर आए हैं वो आए कि 2 की घात 2 गुणा में 5 और गुणा में 3 की घात 2। इसके फैक्ट निकल कर आएंगे 2 की घात 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 66/180 की जगह हम ये वाले पद लिख लेंगे, 2 की घात 2 गुणा में 5
और गुणा में लिख लेंगे 3 की घात 2। अब हमें बताना है कि शांत है या अशांत है। तो ये वाला जो पद है वो क्या है, शांत नहीं है। शांत क्यों नहीं है? शांत इसलिए नहीं है कि जो हर वाला पद है, अगर आपके हर वाले पद में 2 की घात कुछ भी हो और गुणा में 5 की घात कुछ भी हो, यानी कि 2 की घात m या 5 की घात n, अगर ये पद हैं तो वो शांत कहलाता है। अगर इनके अलावा कोई तीसरा पद है तो वो शांत नहीं है। इसमें लिखा हुआ 2 की घात 2 और 5 लिखा हुआ, अगर केवल ये वाले पद होंगे तो शांत कहलाएगा, लेकिन इसमें क्या है 3 भी है, इसलिए क्या है अशांत है। ये वाले पद होने चाहिए या फिर 2 की घात कुछ भी हो, ये वाला पद ना हो तब भी शांत कहलाएगा, ये वाला पद दे रखा हो ये ना हो तब भी शांत कहलाएगा, ये दोनों हो तब भी शांत कहलाएगा। तो इन 2 पद के अलावा कोई तीसरा पद नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या है आपका, अशांत है। अब अगला क्वेश्चन देखा था 125 वाला। हम क्या करेंगे, 125 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएंगे इसके, 5 गुणा 5 गुणा 5 ही आएंगे। तो इसे लिख लेंगे 5 की घात 3, तो लिखेंगे 13/125, इसको लिख लेंगे 5 की घात 3। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, 5 की घात 3 लिखा हुआ है। अब शांत की कंडीशन ये होती है कि जो हर वाला पद है या तो वो 2 की घात में कुछ भी हो और 5 की घात में कुछ भी हो, या केवल अकेला पद हो। जिसमें दिया हुआ हमारे पास 2 भी दिया हुआ 5 भी दिया, 2 की घात भी है और 5 की घात भी, एक मान सकते हैं। अगर ये केवल ये वाले पद होते तो शांत कहलाता, ये वाला पद है इसलिए क्या है, अशांत है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी पद है तब भी वह शांत कहलाएगा। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें 2 की घात कुछ नहीं है तब भी क्या है, शांत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसे, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका शांत। अगला क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर 0 कि जो मूल दे रखे हैं वो एक तो 2 है और एक क्या है 3 है, तो हमें क्या निकालना है, k का और m का मान निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का था। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, इस तरह के हम समीकरण निकलेंगे। इसके जो मूल है वो क्या है 2 और 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण में x की जगह हम 2 लगा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 2 पर। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 2 का वर्ग माइनस के 2k गुणा में जाएगा 2 प्लस 2m बराबर लिख देंगे 0। तो ये जाएगा 2 का वर्ग 4 और 4 की गुणा करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 4k और प्लस 2m बराबर 0। इस 12 को उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस के 4k प्लस के 2m माइनस के हो जाएगा 12। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, x बराबर हम 3 रखेंगे, 3 रखने पर है 3 पर हम x बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ लिख लेंगे 3 का वर्ग माइनस के 2k गुणा में आएगा 3 और प्लस के 2m बराबर 0। ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 9 की गुणा करेंगे 3 तो आएगा 27 और ये जाएगा 6k प्लस के 2m बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस के 6k प्लस के 2m बराबर लिख लेंगे माइनस के 27 और ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से तो माइनस के 4k प्लस 2m बराबर माइनस के 12, माइनस के 6k प्लस के 2m बराबर हो जाएगा माइनस के 27। अब चिन्ह बदलेंगे इसके, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमको प्लस। तो 2m से 2m कट जाएगा। अब 6 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 2k और 27 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से गया 1। तो यहाँ पर आ जाएगा k बराबर 15/2। ये आएगी आपकी k की वैल्यू। अब k का मान हम क्या करेंगे, कोई सी भी समीकरण में लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k का मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा रहे हैं। समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, समीकरण 1 है माइनस के 4k प्लस के 2m बराबर लिखा हुआ माइनस के 12। तो माइनस के 4 गुणा k का मान कितना है आपका 15/2 प्लस के 2m बराबर लिख देंगे माइनस के 12। अब इससे कट जाएगा 2 बार, 2 की गुणा करेंगे 15 से तो रहेगा आपका माइनस के 30 प्लस के 2m बराबर माइनस के 12। तो जाएगा 2m बराबर माइनस के 12। इस 30 को उठा के ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। अब 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 18 और यहाँ पर 2m, तो 2 से काट देंगे 9 बार। तो m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 9। तो लास्ट में लिख देंगे अतः है m का जो मान है वो कितना है 9 है
और के का मान कितना है हमारे पास 15/2। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर ग, यदि बिंदु ए का मान दे रखा, बी का मान दे रखा और सी का मान दे रखा है और हमसे कहा गया कि बिंदु क्या है संरेख है, तो हमें के का मान निकालना है। तो हम के का मान किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है। इसका तरीका वो ये है, यहाँ पर हमने बिंदु लिख लिए, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। संरेख है, के का मान हमें निकालना है, तो उसमें सूत्र लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल बनाने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक है इस तरह से, यहाँ लिख लेते हैं x1 x2 x3 और x1 हम दोबारा से लिख लेंगे, y1 y2 y3 और y1 हम दोबारा से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x1 की गुणा करेंगे x2 से, तो हम x1 की गुणा करेंगे x2 से, तो ये हो जाएगा आपका x1 y2, क्योंकि x1 की गुणा करेंगे y2 से। अब x2 की गुणा करेंगे y3 से, तो ये हो जाएगा आपका x2 y3। आप क्या करेंगे, x3 की गुणा करेंगे y1 से, तो यहाँ लिख लेंगे x3 और y1। जब ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो प्लस में आती है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले पद की ऊपर गुणा करेंगे, तो x2 की गुणा करेंगे y1 से, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यह हो जाएगा x2 y1। फिर x3 की करेंगे y2 से, तो हो जाएगा x3 y2। और फिर क्या करेंगे, x1 की करेंगे y3 से, तो हो जाएगा x1 y3। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मूला बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में केवल मान लगाने हैं। अगर आपसे कहा गया है त्रिभुज का मतलब ये क्या है संरेख है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम लगाएंगे 0 बराबर 1/2। अब इसमें मान लगा देंगे, x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी, y2 की वैल्यू है k, तो यहाँ लिख लेंगे k, प्लस x2 का जो मान है वो कितना है 5 गुणा y3 का मान कितना है 7, प्लस x3 का मान आपका 6 और y1 की वैल्यू कितनी है 3। माइनस पर जाएंगे, x2 का मान कितना है 5, y1 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस x3 की वैल्यू है 6 और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी k, तो यहाँ पर हम k लगा देंगे। और x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और गुणा y3 की वैल्यू कितनी है आपकी 7। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, इस 2 की इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 बराबर ये हो जाएगा आपका 2k और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 6 हो जाएगा 18, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 3 पंजे 15, 6 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6k और हो जाएगा 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे, के वाले पद, ये भी के वाला पद है, ये भी के वाला पद है, तो ये आ गया आपका -के 4k हो जाएगा। अब जो प्लस प्लस की संख्या ना जोड़ लेते हैं, ये वाले पद जुड़ जाएंगे, तो 8 5 13, 8 5 13, यहाँ से लगा 1 4 और 1 5, ये आ जाएगा 53। ये वाला पद इसमें जुड़ जाएगा, तो -के 5 4 9, ये आएगा आपका 29, बराबर लगा लेंगे 0, -के 4k। अब यहाँ घटा के क्या बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 4 और 4 में से 2 गए, यहाँ बचेगा 2 और वो बचेगा प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बराबर लगा देंगे 0। तो -के 4k बराबर हो जाएगा -के 24, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से काट देंगे 6 बार, तो k की जो वैल्यू निकल आएगी वह कितनी आती है आपकी 6 आ जाएगी। चौथे का गया वाला क्वेश्चन है, चित्र में OACBO केंद्र O और त्रिज्या दे रखी इसकी 3.5 सेंटीमीटर वाला क्या है वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD का मान 2 सेंटीमीटर हो तो हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका निकालना है। अब हमसे कहा गया है क्या है, OACBO क्या है, वृत्त का एक चतुर्थांश है। अगर वृत्त का एक चतुर्थांश है तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका हम डायग्राम इस तरह बना लेंगे। यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, OD का मान 2 सेंटीमीटर है और छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरे का एरिया निकाल लेंगे। तो इस पूरे का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का फॉर्मूला होता है πr²। अभी चतुर्थांश से 1 है तो यहाँ क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, तो 1/4 हम ऐसे लिख लेंगे, गुणा में पाई का मान लगा देंगे 22/7 और आर की जो वैल्यू है वो कितनी 3.5 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3.5 का हम कर देंगे वर्ग। अब 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 11, तो 11 के बटे में लिखा जाएगा 2 और यहाँ लिखा हुआ आपका 7।
अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे और ऊपर लिखा हुआ 35, तो इसमें क्या करेंगे, दो जगह लिख लेंगे 35/10 और 35/10। अब 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35। अब हम क्या करेंगे, 11 गुणा 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 और बटे में कितना बचेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 11 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 77, बटे में कितना आएगा, 8। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल कर। इस पूरे का हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक त्रिभुज है। अब ये कोण 90 डिग्री का है। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये क्या कहलाएगी, भुजा कर्ण कहलाएगी। ये भुजा क्या आ जाएगी आपकी, कर्ण। तो यहाँ हम लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी डी में, ओ बी डी, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना इसका, चाहे तुम आधार इसे मान लो या इसको मान लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा, ये तो कर्ण है तो आधार चाहे आपको इसको मान सकते हैं या फिर इसको मान सकते हैं। तो हम आधार मान रहे हैं 2 को और ऊंचाई मान लेंगे इसकी 3.5। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल कर जाएगा। अब ये जो क्षेत्रफल निकाला हमें पूरे का निकाला, हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 3.5। तो यहाँ पर हम ले लेंगे छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 70/8 में से माइनस कर देंगे 3.5। अब तो भाग करने पर हम मिलेगा ये 9.6 और माइनस कर देंगे 3.5, तो घटा कर कितना बचेगा, 1 और यहाँ बचेगा 6। तो उसका जो एरिया निकल का आएगा वो आपका आएगा 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवें का पहला प्रश्न है, ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस के y बराबर 2, 9x माइनस के 3y बराबर 6 के अनंत हल होंगे। हमें एक ग्राफीय विधि से करके दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 0 लगाएंगे, x की जगह 0 लगाएंगे। तो 3 गुणा 0 माइनस के y बराबर 2, तो माइनस के y बराबर कितना आएगा आपका 2। तो यहाँ से y की जो वैल्यू कितनी आएगी, y की आपकी -2। तो बिंदु क्या बनेंगे, x का मान 0 तो y का मान कितना है आपका -2। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में हम लगाएंगे y की जगह 0। तो 3x माइनस वाई की जगह 0 लगा देंगे, बराबर कितना है 2। तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 2/3। तो बिंदु क्या बनेंगे, x का मान है 2/3, 0। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 9x माइनस के 3y बराबर 6। अब इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पर पहले 0 लगा देंगे। तो 9 गुणा 0 माइनस के 3y बराबर 6, तो 0 बन जाएगा। माइनस के 3y बराबर 6, 3 से काट देंगे 2 बार। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके, x का मान 0 और y का मान -2। अब हम क्या करेंगे, y की जगह भी 0 लगा देंगे इस समीकरण में, जहाँ y है वहाँ 0 लगाएंगे। तो 9x माइनस के 3 गुणा 0 बराबर 6, तो हो जाएगा 9x बराबर 6, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 हो जाएगा 9। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा आपका 2/3। तो यहाँ भी बिंदु क्या बनेंगे आपके 2/3, 0। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ हमें किस तरह बनाना है,
पहला बिंदु क्या है 0, -2, तो x का मान 0, y का मान -2, तो y का मान -2 तो ये है। अब हमारे पास क्या है 2/3, अगर हम 2/3 को सोल्व करेंगे यानी कि 3 से भाग करेंगे 2 को तो कितना आएगा 0.6 आएगा। तो 0.6 लग गया है 1 से भी कम, तो 1 से भी कम तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। तो ये लाइन हमको इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम बिंदु लिख देंगे। बिंदु क्या क्या बनेंगे हमारे, तो बिंदु बनेंगे यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा आपका 2/3, 0, और ये जो पॉइंट है वो है 0, -2। अब दूसरी वाली समीकरण है उसके पॉइंट क्या है, उसके पॉइंट है 0, -2, यानी कि इसके पॉइंट बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे अब एक समीकरण लिख देंगे इसके ऊपर 3x - y बराबर, एक समीकरण 2 थी और एक थी हमारे पास 9x - 3y बराबर 6, यानी कि जो दोनों समीकरण है वो क्या है एक ही लाइन पर हैं। जब दोनों समीकरण एक ही लाइन पर हैं तो इसका मतलब ये है, यानी कि स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि इसके क्या होंगे अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन है 5वें का है 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में क्या करना है अंत विभाजित करना है और रचना का औचित्य भी हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे पेपर पर एक लाइन खींच लेंगे 7.8 सेंटीमीटर की। तो 7.8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हम दूरी भर लेंगे 7.8 की। जो हमें लंबाई नापनी है वो 0 से नापनी है। 7.8 ये हो जाएगा आपका 7.8। अब हम क्या करेंगे इस पर हम इनके बिंदु नाम लिख लेंगे, इसे मान लेंगे O, इसे मान लेंगे हम बिंदु P। अब हम क्या करेंगे बिंदु O पर रखकर एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री से कम हो। तो हम क्या करेंगे प्रकार में दूरी भर लेंगे थोड़ी सी। अब यहाँ पर एक चाप लगा देंगे इस तरह से। अब जो चाप हमारा लगा हुआ है ये कम नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दूरी क्या है प्रकार में बराबर बराबर है। अब एक चाप हम जो भी ये वाला लगाएंगे पहला वाला, तो जो पहला चाप लगता है वो हमेशा लगता है 60 डिग्री पर। तो हम क्या करेंगे ये क्या बन जाएगा न्यून कोण बन जाएगा। अब इस लाइन को हम इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। अब जैसे हम बना रहे हैं वैसी वैसी हमें इसकी रचना लिखनी है। हमने इसको इस तरह से बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कहा गया है इस लाइन को हमें क्या करना है 3:4। 3:4 तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये जो हमने लाइन खींची है इसको हमें क्या करना है 7 भागों में डिवाइड करना है। 7 भाग में इसका डिवाइड कर देंगे। तो जो पहला भाग तो यही बैठेगा, दूसरा ये हो जाएगा आपका दूसरी चाप, दूसरा भाग ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 7। इस लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेंगे। इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेंगे, ये हो जाएंगे इसके 7 भाग। अब हमसे कहा गया 3 भाग और 4 भाग। तो तीसरा भाग कौन सा इसका 1 2 3, ये इसका तीसरा भाग है। तो हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल सीधा करके मिला देंगे, ये हो जाएगा इसका तीसरा भाग। अब जो लास्ट वाला भाग है इसको हम क्या करेंगे लास्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो ये बन जाएगा इसका चित्र। अब जैसे जैसे हमने बनाई है वैसे वैसे हमें किसी नाम लिखने हैं। अब हम इनका नाम लिख लेते हैं। इसको हम बिंदु मान लेंगे A। तो यहाँ से इसकी लंबाई नाप कर लिख लेते हैं कि OA का मान कितना है। OA की जो लंबाई है वो कितनी है, OA की जो लंबाई है वो लगभग आपकी 2.4 है। तो आपको घटा के निकाल लेंगे। अब इनके नाम लिख लेते हैं। इसे मान लेंगे हम A1, इसे मान लेंगे A2, ये हो जाएगा आपका A3, ये हो जाएगा A4, A5, A6 और ये हो जाएगा आपका A7। तो इस तरह से हम इस चित्र को बना सकते हैं एग्जाम में बहुत ही ईजिली तरीके से। अगला क्वेश्चन है 5वां गए। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये वाला पद दे रखा है, हमें इसका क्या करना है मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को लिख लेंगे इस तरह से।
और इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व हम किस तरह करेंगे, इस 2 को हमने ऐसे लिख लिया। अब ये 58 में अगर हम 32 जोड़ दें कितना बैठेगा, 90 बैठेगा। तो या तो ऊपर वाले पद में से या फिर हम नीचे वाले पद में से किसी एक पद को चेंज कर लेंगे 90 में, तो ऊपर वाले पद को तोड़ लेंगे। तो 58 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 90 में से हम क्या घटाएं कि 58 बचना चाहिए। तो यहाँ क्या बचेगा, अगर हम 32 घटा लेते हैं तो बचेगा 58, और नीचे वाला पद जैसे है वैसे लिख लेंगे। यानी कि हमें इन दोनों में से केवल एक पद को ही चेंज करना है। तो ऊपर वाला पद चेंज कर लो 90 में तोड़ के, या फिर हम नीचे वाले पद को चेंज कर लेंगे। माइनस √3 हमने जैसा है वैसे लिख लिया। अब यहाँ पर कोस 38 और 52 ये भी देखो बिल्कुल बराबर बराबर है, सेम ही है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखा हुआ कोस और एक तरफ लिखा हुआ कोसेक। तो हम कोस वाले पद को लिख लेंगे कोस 90 माइनस 52, और जो कोसेक वाला पद है इसको जैसे है वैसे लिख लेंगे बटे में tan 15 और 75, ये भी 90 बैठेगा। तो हम tan 15 को लिख लेंगे 90 माइनस 75, और यहाँ लिखा हुआ है tan 60, और tan 60 का मतलब होता है √3, और गुणा में लिखा हुआ है tan 75 लिखा हुआ है। अब ये वाला जो पद है इस वाले से पद कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो कट जाएगा इस तरह से। 2 हमने ऐसे लिख लिया। कोस 90 माइनस थीटा समझेंगे, तो कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, यानी बन जाएगा आपका साइन 32 बन जाएगा, और बटे में क्या है आपका साइन 32 है। तो ये वाला पद तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन 52। तो यहाँ पर हम साइन 52 लिख लेंगे, इंटू में कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो इसको हम लिख लेंगे साइन 1 बटे साइन 52। tan 90 माइनस थीटा तो क्या बन जाता है कोट, तो बन जाएगा आपका कोट 75। ये वाला पद तो कट जाएगा। अब tan का उल्टा होता है कोट, तो हम इसको लिख लेंगे 1 बटे कोट 75। तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ क्या बचेगा केवल 1, तो यहाँ बचा आपका 2 और यहाँ बचा 1, तो घटा कितना आ जाएगा आपका 1 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो है दो क्वेश्चन है, पहले का आंसर हमारा 1 आ गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला वो दिया हुआ है tan 1 tan 2 tan 3, इस तरह करके कहाँ तक दिया हुआ है 89 तक दिया हुआ है, और बीच में दे रखा है tan 45। तो हमें इसका भी मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस तरह सोल्व कर लेंगे इसको। अब tan 1, अब देखो 1 प्लस 89 हो जाएगा 90, 2 में को हम जोड़ेंगे 88 हो जाएगा 90। तो इस वाले पद हम क्या करेंगे, सभी पद क्या है गुणा में लिखे हुए हैं आपस में, तो इसको हमें लिखना है tan 1 जैसा है वैसे लिख लेंगे, tan 2 जैसा है वैसे लिख लेंगे, और यहाँ tan को 3 को भी हम ऐसे लिख लेंगे बराबर में। इंटू में क्या है tan 45 को ऐसे लिख लेंगे। अब इंटू बराबर में यहाँ दिया हुआ है गुणा में 89 88, तो फिर यहाँ क्या आएगा 87 आएगा, तो इसे लिख लेंगे tan 87, और ये tan 88, और ये आपका tan 89। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 89, और 2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 88, और 3 को हम लिख लेंगे 90 माइनस 87। ये सब क्या है गुणा में लिखे हुए हैं, तो इसे लिख लेंगे 90 माइनस 87। इंटू में दिया हुआ है tan 45, और ये वाले पद जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, और tan 89। अब हम क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा तो ये बन जाएगा कोट, तो इसको हम कोट 89 लिख लेंगे। इंटू में ये भी आपका कोट बन जाएगा कोट 88, ये भी आपका बन जाएगा कोट बन जाएगा कोट 87, और यहाँ लिखा हुआ है tan 45, और आगे दिया हुआ है tan 87, tan 88, और tan 89। अब हम क्या करेंगे, कोट का उल्टा होता है tan, तो इसे लिख लेंगे हम tan 89। ये सब क्या है गुणा में लिखे हुए हैं, तो इसे लिख लेंगे 1 बटे tan 88, और यहाँ भी लिख लेंगे 1 बटे tan 87, और इस tan 45 को हम जैसे है वैसे लिख लेंगे, और जब आगे बढ़ाएंगे तो ये बचाएगा आपका tan 87 tan 88,
और 10 89। अब ये सारे पद के यहाँ गुणा में है, तो ये वाला जो पद है वो आपका इस वाले पद से कट जाएगा, ये वाला पद आपका इससे कटेगा और ये वाला पद आपका इससे कटेगा। अब ये क्या आपकी विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या है तो विषम संख्या आपको एक तरीका बताता हूँ। मालूम ने 1 से लगा के 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इसके बीच की संख्या निकालें तो 3 वाले पद इधर कट जाएंगे और 3 पद कट जाएंगे इधर, तो यहाँ बचेगा, यहाँ के बचेगा बीच में एक ही संख्या बचेगी। तो ऐसे हमारे पास यही ये क्या है, विषम संख्या है 89 तक। तो 44 संख्या इधर की कट जाएंगी और 44 कट जाएंगी इधर की, तो हो जाएंगी 44 44 88 और एक बचेगा केवल 45। तो ये वाला पद बचेगा, बाकी सब पद कट जाएंगे इसी प्रकार से कट जाएंगे। तो यहाँ वहाँ का बचेगा 10 45 का मान होता है 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर व्यय को दर्शाती है। तो हमें इसमें निकालना क्या है, पद विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्यय का माध्य, माध्य बोलते हैं समांतर माध्य को। और जो हमें समांतर माध्य निकालना वो कौन सी विधि से निकालना है, पद विचलन विधि से हमें इसका समांतर माध्य निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह की टेबल बना लेंगे। पद विचलन विधि द्वारा हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। इस तरह की टेबल बना लेंगे। यहाँ पर हमें बनाने हैं आपके 5 कॉलम, तो 5 कॉलम बना लिए हमने। तो ये वाला जो मान दे रखा है उसे मान लेंगे हम f, और यहाँ पर हमें निकालना है मध्यमान। ये कॉलम आपको दिए हुए क्वेश्चन में, और ये 3 कॉलम हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बनाने हैं। तो मध्यमान का हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और उसका आधा करके यहाँ लिख लेंगे। तो 100 प्लस 150 हो जाएगा 250, और 250 का आधा हो जाएगा आपका 125। अभी हो जाएगा आपका कितना 350, और 350 का जो आधा होता है वो होता है 175। अब हम क्या करेंगे, अब हमें आधा करने की जरूरत नहीं है। अब हमें दिखाई दे रहा है इनमें कितने का अंतर है, 50 का अंतर है, और यहाँ भी कितने का अंतर है, 50 का। तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है इन्हें क्या करेंगे, 50 50 जोड़ते रहेंगे। जिसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 225, फिर 250 में इसमें को 25 जो 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 275, फिर से 50 जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका 325। 2 का अंतर निकालने के बाद इनमें बराबर बराबर संख्या को जोड़ते रहते हैं। अब हम क्या करना पड़ता है, पद विचलन विधि में हमें निकालना पड़ता है कल्पित मान। तो हम कल्पित मान कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मान कल्पित मान। कल्पित मान हम कहते हैं कल्पना करे किया गया जो मान होता है। तो कल्पित मान को हम लिखते हैं ए से, जिसकी हमने कल्पना करी है। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 5 वैल्यू दी हुई है। अगर हमें वैल्यू 5 दे रखी हुई 6 दे रखी तो लगभग हम बीच वाला पद मानते हैं कल्पित मान वाला। तो यहाँ पर कितने हो गए, अगर ऊपर के हम 3 पद छोड़ देंगे और यहाँ भी ऊपर के 2 पद छोड़ देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे 2 पद छोड़ देंगे, तो बीच में क्या बचेगा 225 बचेगा। तो इसको जो कल्पित मान हम मानना है हमने वो कितना मानना है 225 मानना है। अगर मान लो यहाँ पर सम संख्या होती तो फिर हम 2 कल्पित मान मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको सम संख्या दी हुई है कि 5 संख्या है तो हमने बीचों बीच वाला पद मान लिया। अगर यहाँ पर 6 संख्या होती तो हम 3 ऊपर छोड़ते और 3 ही छोड़ते नीचे, तो बीच में कुछ नहीं बचता। तो हम अधिकतर जो कल्पित मान मानते हैं वो मानते हैं लगभग ऊपर, यानी कि ऊपर से बैठना, ऊपर से लगभग बैठना चाहिए, ऊपर के समथिंग इसका कल्पित मान बैठना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यू का मान। अब हम यू का मान कैसे निकाल लेंगे, जो हमने कल्पित मान है तो कल्पित मान कितना है इसका 225 है। अब जो कल्पित मान है उसके सामने वाले पद में यहाँ पर 0 लिख दो, ये इसकी ट्रिक है यू का मान निकालने के लिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 0 लिख दिया। अब जब हम क्या करेंगे 0 से नीचे जो संख्या शुरू होती है वो शुरू होती है 1 से, तो 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब 0 से अगर ऊपर देखेंगे तो 0 से ऊपर क्या होता है -1 होता है और उससे ऊपर कितना होता है -2 होता है। तो इस ट्रिक से आप u का मान आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे अगले वाले कॉलम में f की और u की गुणा कर लेंगे। तो f की और u की जब गुणा करेंगे इस वाले पद किससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 की गुणा करेंगे 5 से, मतलब 1 की गुणा करेंगे 5 से तो आएगा -5, 0 की गुणा करेंगे हमारे तो 0 आएगा, 1 की गुणा करेंगे 2 से 2 आएगा, और 2 की गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे इन सबको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 5 13 माइनस के, ये तो हो जाएगा आपका -13 और ये लिखा आपका +6। तो 13 में से हम 6 घटाएंगे तो आपको बचेगा -7। तो इसका जो योगफल है वो कितना आएगा -7 आएगा। इसी प्रकार से हम इन सबको जोड़ लेंगे। तो इन सबको हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन में पहले कहा गया कि ये क्या है टोटल 25 परिवार हैं। तो यहाँ पर इसको जो टोटल निकल का आएगा वो कितना आएगा आपका 25 निकल का आएगा। ये आप जोड़कर भी देख सकते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 12 16 और 16 में कितना आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर हमें सिग्मा एफ, इसे हम सिग्मा भी कहते हैं और समेसन भी कहते हैं। समेसन लगाते हैं योगफल के लिए। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है
तो यहाँ पर हमारा h की वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, वर्ग अंतराल में जो अंतर है वो हमारा h का मान कहलाता है। तो कितने का अंतर है, 50 का अंतर, सब में क्या है 50-50 का अंतर है। तो यहाँ पर h की जो वैल्यू कितनी होगी वो आपकी 50 होगी। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो x बार बराबर a की वैल्यू कितनी है आपकी 225, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ जाएगा -7 गुणा h की वैल्यू कितनी है 50 और बटे में लगा देंगे 25, तो 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50, तो 225 माइनस ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो उसको समांतर मान दिया जाएगा वो आएगा आपका 211। आप पद विचलन विधि से निकाल सकते हैं, मगर क्वेश्चन में क्या गया, पद विचलन विधि से कहा गया, तो मैं इसी विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अगर आप सामान्य विधि से करोगे तो सामान्य विधि से आंसर भी 211 ही निकल आएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पद विचलन विधि से निकाल लो, तो हमें पद विचलन विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। छठे का पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 3 के क्या है मूल वास्तविक हैं। अगर वास्तविक हैं तो उन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात भी करना है। तो पहले हमें ज्ञात करना है कि मूल वास्तविक हैं या नहीं है। तो मूल वास्तविक क्या करना पड़ेगा, हमें इसका विविक्तर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समीकरण दे रखी है इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक मान के इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 832x और प्लस ये हो जाएगा आपका 4 × 12, ये 4 जीरो में जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस के 32 और प्लस के 12 बराबर 0, ये समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आएगा आपका 3, v का मान आएगा -32 और c का मान आएगा 12। तो हमने a b c का मान निकाल ली। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे बी वेक्टर। तो बी वेक्टर होल होता है d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। तो v की वैल्यू कितनी है -32 है, तो -32 का वर्ग करेंगे, 4 गुणा a का मान 3 और गुणा में आएगा 12। 32 का तो वर्ग करेंगे तो 32 का होता है 1024, 4 × 12 और 12 की 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 144। अब इसे घटा देंगे तो 4 में 4 का 0, 12 में से 4 घटाएं तो बचेगा 8 और 9 में से 11 बचेगा 8। तो डी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपकी का है प्लस में निकल कर आई है। अगर ये प्लस में है तो क्या कहलाएंगे, मूल वास्तविक हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तो इसने कहा गया उन्हें ज्ञात भी करना है। अब ज्ञात करने के क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 3x स्क्वायर माइनस 32x और प्लस के 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम 3 की गुणा करेंगे, 12 से गुणा हो जाएगा 36। द्विघात समीकरण के टुकड़े करने का तरीका होता है कि अगर एक्स स्क्वायर गुणा में कोई संख्या है तो इसकी गुणा करते हैं हम लास्ट वाले पद से जिसमें एक्स नहीं होता। तो 12 की गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा 36। तो 36 कैसे टुकड़े करने हैं हमें कि गुणा करने पर आना चाहिए 36, दो संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए 36 और घटाने पर आना चाहिए माइनस के 32। तो इसके टुकड़े नहीं होंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लगाएंगे नियम श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है 2a। तो v की वैल्यू कितनी है आपकी -32 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ प्लस माइनस है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 880 आई है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा अगर सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आएगी 880 ही आएगी और बटे में कितना है 2 गुणा a और a का मान कितना है आपका, a का मान है आपका 3। तो यहाँ लिखेंगे 32 प्लस माइनस 880 के हम क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। तो 880 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे आपके 16 गुणा 55, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 और 88। तो ये आएगा 16 गुणा 55। तो इसको लिख लेंगे हम 16 गुणा 55 और बटे में लिख लेंगे 6। अब 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 16 का तो आ जाएगा बाहर 4 और अंदर बचेगा 55, बटे में कितना है 6 लिखा हुआ है। अब ऊपर से हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा 16 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट 55 और बटे में क्या लिखा हुआ 6। जिसमें 2 कॉमन निकाला उसको इस तरह से लिख लेंगे और 2 से कट जाएगा आपका 3 बार। तो 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा
16 प्लस माइनस 2√55/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, ए और बी से देखने पर किसी मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, एक दूसरे के कोटिपूरक है। तो कोटिपूरक उन्हें कहते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 होता है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना कि जो मीनार की ऊंचाई है ना वो कितनी होनी चाहिए, √AB, और फिर ए की जगह 18 और बी की जगह 32 लगाकर एच की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमसे क्या कहा है, दो बिंदु हैं ए और बी दूरी पर, तो एक कोण तो मान लेंगे हम थीटा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 90 बैठेगा, 90 आएगा। अब इसमें कहा गया है एक सरल रेखा में ए दूरी पर और बी दूरी पर, तो ए जो पॉइंट है वो क्या है, मीनार से ए दूरी पर है, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या आपका बी दूरी पर है, और इससे मान लिया हमने मीनार की ऊंचाई। ये जो है दो बिंदु ए, ये पहला बिंदु वो ए दूरी पर है, दूसरा बिंदु क्या है बी दूरी पर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम निम्न लगाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में, तो BCD वाला फॉर्मूला क्या होता है, BCD में क्या लगेंगे, देखो ये तो है लंब और ये क्या आपका आधार, तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब tan थीटा जैसे है वैसे लिख लेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो कोई दी नहीं हुई है। अब लंब कितना हमारे पास h है और आधार कितना है इसमें b, तो इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको यहीं रोक लेंगे। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में लेंगे, इसमें बड़े वाले में ACD में, तो ACD में यहाँ भी लगाएंगे tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा। तो लंब कितना आपका, लंब है h और आधार कितना है इसका a, तो लंब तो हो जाएगा इसका h और आधार हो जाएगा इसका a, और यहाँ पर हमें थीटा की जगह लगाना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये बन जाएगा कोट थीटा बराबर h/a, और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, इधर की इधर गुणा होगी और इधर की इधर गुणा हो जाएगी। तो tan थीटा गुणा में आएगा आपका कोट थीटा बराबर h/v, और यहाँ जाएगा h/a। tan थीटा जैसे है वैसे लिख लेंगे, कोट का उल्टा होता है tan, तो यहाँ लिख लेंगे tan थीटा। h की h से गुणा करेंगे h² और a की गुणा करेंगे भी, तो कितना आएगा ab, तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। अब इस वाले पद की इसमें गुणा करेंगे तो आएगा आपका ab बराबर h², तो हो जाएगा h बराबर √ab। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब हमसे कहा गया है कि a की जगह आपको लगाना है 18, a की जगह 18 और b की जगह लगाना है 32। तो a बराबर तो लगा रहे हैं हम 18 और b की जगह लगा रहे हैं हम 32। अब हम क्या करेंगे, 18 को लिख लेंगे 9 गुणा 2, अब 32 को लिख लेंगे 16 गुणा 2। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 16 का आ जाएगा आपका 4 बाहर, और 2 का जोड़ा बन गया तो 2 भी का जाएगा बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 हम छोड़ देंगे, तो 4 × 12 और 12 दूनी 24, तो 24 आ जाएगा इसका आंसर, 24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर है, यानी कि अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5 है। तो खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो चित्र है वो इस तरह से बन जाएगा, एक अर्धगोला हो जाएगा और अर्धगोले के ऊपर रख देंगे हम एक शंकु। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5 है। त्रिज्या कितनी है, 3.5। तो ये भी क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो हम क्या करेंगे, 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5, तो कितना बचेगा, 12। तो 12 जो ऊंचाई निकल कर आएगी वो आएगी आपकी शंकु की। तो यहाँ पर हमने r का मान लिख लिया, संपूर्ण ऊंचाई लिख ली, उस शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी आपकी, 12। 12 कैसे आएगी, 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5, तो कितना जाएगा आपका 12। और हमें निकालना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसे हम क्या करेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जोड़ देंगे।
तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एल का मान निकालना पड़ेगा। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो यहाँ 12 का वर्ग कर देंगे, और आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का वर्ग कर देंगे। तो 12 का वर्ग 144, 3.5 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 12.25। तो हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आएगा आपका 156.25। तो एल की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये जो वर्ग होता है वो होता है 125 का। अब यहाँ 2 अंक का पॉइंट है तो यहाँ 1 अंक का पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एल का मान निकल कर। अब हम निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, अब प्लस जोड़ देंगे अर्धगोले का। तो शंकु का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से पाई आर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एल प्लस 2 आर बचेगा। अब पाई की वैल्यू लगा लेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दी हुई है 3.5, और एल का मान कितना है हमारे पास 12.5, 2 गुणा आर का मान कितना है 3.5। अब पॉइंट आगे 0 बढ़ा लेंगे तो यह आएगा आपका 22/7 गुणा 35/10। तो 12.5 प्लस 2 किससे गुणा करेंगे कितना आएगा 7, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 11 बार। तो यहाँ कितना आएगा आपका केवल 11, बाकी सब कट गए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो यह आएगा आपका 19.5। अब 11 की गुणा हम कर देंगे 19.5 से, तो गुणा करने पर हम कितना मिलेगा 11 पंजे 55, हाथ से लेके 5, 11 99, 99 5 हो जाएगा 114, हाथ से लेके 10, और 11 11 11 10 हो जाएगा 21। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक ये सारणी दी हुई है, इसका हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ये प्राप्तांक दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। माध्यक बोलते हैं माध्यका को, तो हमें इसकी माध्यका निकालनी, तो माध्यका हम किस तरह से निकालेंगे, तो माध्यका निकालेंगे क्या करेंगे, इस तरह की एक टेबल बना लेंगे, ये टेबल बना लेंगे प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे संचयी बारंबारता, इसको सोल्व करने के लिए। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो पहला वाला पद है उसको जैसे है वैसे लिख लेंगे, तो हम 5 का 5 ऐसे लिख लेंगे। अब ये वाला पद हम जोड़ेंगे और यहाँ लिख लेंगे, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, फिर 11 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 21, 21 में हम 15 जोड़ेंगे कितना कितना आएगा 36, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 45, और 45 में जोड़ेंगे 5 तो कितना आएगा आपका 50। तो इसकी जो नीचे वाली संख्या निकल कर आती है वही इनका सबका टोटल क्या होगी, टोटल होगी। अगर आप इनका योग करेंगे तो इसका जो योग निकल कर आएगा वो भी आपका 50 ही आएगा। हम टोटल करके देख सकते हैं 50 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या आपकी निकल कर आई है इसे हम लिख लेंगे n बराबर 50, और ये क्या है आपकी सम संख्या है, सम है 50 क्योंकि 2 से कट जाएगा। अगर ये सम संख्या निकल कर आती है तो हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट ही आधा कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 25 आएगा। अब हमें देखना है कि 25 में जो पद है वो कौन से कॉलम में आएगा, इधर साइड में। इधर साइड में हम क्या करेंगे, इसमें इसका मान देख लेंगे, तो इसका मान हम कैसे देखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 25वें पद के लिए। तो देखो 25 यहाँ लिखा हुआ है, तो जो पहला वाला मान है वो होता है एल का, तो एल का मान कितना हो गया 20। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इन दोनों में आपका है 5 का अंतर, 20 में 5 कितना अंतर है 5 का, तो यहाँ हो जाएगा एच का मान हो जाएगा 5, एन का मान आपका 50 है। और हम एफ का मान कैसे निकालते हैं, हम जिस खाने में हैं वो होता है आपका, तो हम किस वाले खाने में कर रहे हैं, इस वाले में, तो ये हो जाएगा आपका एफ का मान, तो एफ का मान हो जाएगा 10। और जिस खाने हम चल रहे हैं उससे एक ऊपर होता है सी एफ का मान, तो यहाँ पर सी एफ का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 11। तो हमने एल का मान भी निकाल लिया, एच का भी निकाल लिया, एन एफ और सी एफ का भी मान निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे माध्य का, तो माध्य को लिखते हैं एम ई से। सूत्र है इसका एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, उसी बटे में होता है एफ और यहाँ पर होता है एच, ये इसका माध्य का निकालने का सूत्र। अब एल की वैल्यू कितनी हमारे पास 20, एन की वैल्यू कितनी है 50 और 50/2, सी एफ का मान कितना है 11
और इसके बटे में कितना है f, और f का मान कितना है 10, और h का मान कितना हमारा 5, 5 से काट देंगे 2 बार, तो 20 प्लस 2 से कट जाएगा 25 बार, तो 25 में से माइनस करेंगे 11 और बटे में आपका 2, तो यहाँ लिख लेंगे 20 प्लस, इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 4, 14 और 2 से काट देंगे कितना आएगा आपका 7, तो 20 प्लस 7, तो इसकी जो माध्यिका निकल कर आएगी वो कितनी आएगी आपकी 27 आ जाएगी इसकी माध्यिका निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में, अब छात्रों की संख्या में पता नहीं कितनी है, में 300 सेब समान रूप से में बांटने हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। तो हमें क्या निकालना, छात्रों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छात्रों की संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना छात्रों की संख्या बराबर हमने मान ली x। अब सेब कितने हैं, सेब यहां लिख लेंगे, सेबों की संख्या कितनी है 300। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब बराबर हम कुल सेबों को भाग कर देंगे छात्रों की संख्या से, तो हो जाएंगे। अब 10 छात्र और आ गए, यहाँ लिखेंगे 10 छात्र और आने के बाद कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 हो जाएंगे। अब सेब कितने हैं, सेब तो 300 ही हैं। अब हम अगर सेब बांटेंगे तो सेब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 300 बटे x प्लस 10 हो जाएंगे। अगर छात्र x थे और सेब 300 थे तो उन्हें मिल रहे हैं एक एक सेब मिल रहा होगा, हमने मान लिया कि एक एक सेब मिल रहा होगा। जब 10 छात्र और आ गए तो सेब में क्या हो गया, 1 की कमी हो गई, तो दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर 1 लगा देंगे और बराबर लगा देंगे 1। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऊपर 300 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बटे x और यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बटे x प्लस 10 बराबर 1 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका लैसे ले लेंगे अंदर वाले पद का, इस वाले पद की गुणा करेंगे हो जाएगा x प्लस 10 और ये हो जाएगा माइनस x बराबर 1। तो x से x कट जाएगा। अभी 10 किससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3000 और बटे में नीचे वाले पद की गुणा करेंगे x स्क्वायर और हो जाएगा 10x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x और बराबर 3000। अब x स्क्वायर प्लस के 10x इसको उठा के ले आएंगे माइनस में और बराबर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो इसकी तुलना कर लेंगे। ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। जब हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान आएगा 10 और c का मान आएगा 3000। a का मान, b का मान, c का मान। अब यहाँ पर हम लगाएंगे श्रीधराचार्य। तो सूत्र क्या है इसका, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में इसके 2a, ये फॉर्मूला है। अब b का मान कितना है 10 प्लस माइनस, यहाँ पर हम रखेंगे 10 और 10 का वर्ग कर देंगे 100 माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान क्या है, c का मान है माइनस के 3000, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और गुणा में यहाँ लिख लेंगे 3000 और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा 1। अब ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस 100 प्लस इसकी इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा 12000 और बटे में 2। अब माइनस 10 प्लस माइनस जुड़ कर हो जाएगा टोटल 121 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, माइनस 10 प्लस माइनस 121 किसका और होता है 11 का, और जहाँ 2 जीरो तो 1 जीरो इसका बाहर आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा इसका 2। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक बार प्लस लेंगे चिन्ह और एक बार लेंगे माइनस चिन्ह। तो हम बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस के 10 प्लस आ जाएगा और बीच में कितना है 110 और बटे में 100। तो यहाँ घटा के बचेगा तुम्हारा केवल 100 और 100 बटे 2, तो 2 से काट देंगे 50 बार।
तो 50 निकल कर आएगा x का मान। अगर हम माइनस में लेंगे तो यहाँ माइनस का निकल कर आएगा, लेकिन हमें माइनस वाला मान लेना नहीं, हमें केवल लेना है केवल प्लस वाला पद। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः छात्रों की संख्या कितनी है यहाँ पर x, और x का मान आया 50 निकल कर। अगर आपको उत्तर की जाँच करनी है तो कैसे करेंगे, देखो उत्तर की जाँच। अब प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब कितने हैं, 300/x हैं। तो हम क्या करेगा, हम एक छात्र को निकाल लेंगे, 50 से भाग कर देंगे, तो एक छात्र को कितने सेब मिलेंगे, 6 मिलेंगे। अब 10 छात्र और आ गए, तो छात्र कितने हो गए, 60 हो गए, और सेब तो 300 ही हैं, कितना बचेगा, 5। पहले सेब 6 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 5, यानी एक की क्या हो गई, कमी। और देखो अंतर कितना है इसका, एक ही दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो आंसर है 50 वो बिल्कुल सही है। अब इसी में आगे क्वेश्चन दे रखा है एक अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आप ये वाला क्वेश्चन कर देते सेब छात्र वाला, या फिर आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाता हूँ। ये दिया हुआ 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर दिया हुआ 11/30। तो इसको हमें ऐसे लेकर सोल्व करना है, और यहाँ से सोल्व करके हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका x+4 और x-7, ये हमने ऐसे ले लिया। तो इस वाले पद की इधर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x-7, और इस वाले पद की इस तरह गुणा करेंगे, और बीच में क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा -4। चिन्ह बदल जाएंगे माइनस की गुणा करने पर, तो ये x से x कट जाएगा, -7 -4 हो जाएगा -11 बटे में नीचे वाले पद की गुणा करेंगे, x की जब x से गुणा करेंगे x², फिर x की गुणा करेंगे 7 से, तो हो जाएगा 7x, फिर 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4x, फिर 4 की गुणा करेंगे 7 से, तो कितना आएगा 28 बराबर 11/30। इससे कट जाएगा एक बार, तो -1/x², 7 में 4 गई तो बचेगा 3, और -28 बराबर यहाँ बचेगा 1/30। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे और इसकी इधर गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगा -30। अब इस 30 को उठा के हम ले आएंगे प्लस में, तो -28 और प्लस हो जाएगा 30 बराबर 0। अब x² माइनस के 3x, और यहाँ बचेगा तुम्हारा प्लस के 2 बराबर 0। अब क्या करना है, हमें इसकी गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड किस तरह से करेंगे, दो संख्या ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करने पर आना चाहिए 2 और घटाने पर आना चाहिए -3। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 का ना 2, यानी कि -2x और -x, और प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा x -2, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे -1, तो यहाँ बचेगा x -2 बराबर 0। तो x -1 और x -2 बराबर 0। अब इस वाले ब्रैकेट के बराबर 0 लगाएंगे, तो यहाँ से x का मान आएगा आपका 1, दूसरे वाले पद के बराबर 0 लगाएंगे, तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल कर आएगा 2। तो अतः है x के जो मान है वो 1 और 2 आ जाएंगे। तो अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां है, दिया हुआ चित्र में AB लंब है BC पर और DE लंब है AC पर। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AED के। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, इसका डायग्राम इस तरह बना लेंगे, और जो दे रखा है वो लिख लिया, और जो हमें सिद्ध करना हमने वे भी लिख लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब हम ये सोल्व करेंगे। तो सोल्व किस तरह करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, एक तो इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं और एक ले रहे हैं पूरे बड़े त्रिभुज में। तो पूरे बड़े त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण ABC बराबर हो जाएगा किसके, कोण DEA के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण दे रखा है क्वेश्चन में पहले से ही, और वैसे भी क्या है 90 डिग्री का लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BAC बराबर हो जाएगा DAE। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण। अगर उभयनिष्ठ कोण क्यों है, क्योंकि ये वाला जो कोण है वो इस वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, और ये वाला कोण क्या है, इस बड़े त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। इसमें क्या होगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADE के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह लिखेंगे त्रिभुज की समरूपता की कसौटी किससे,
डबल ए से। डबल ए का मतलब क्या है, दो एंगल हमने बराबर कर दिए, क्योंकि ये वाला भी कोण है, ये भी क्या है कोण, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो लास्ट में लिख देंगे अतः ये क्या हो गया, इसका बराबर हो गया। और इस तरह आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। इसी में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण ए बराबर क्या है 90 डिग्री, और कोण आगे दिया हुआ है कि ए डी जो है वो बी सी पर लंब है, तो हमें सीधी करके दिखाना है ये वाला पद। तो इसका डायग्राम बना लेंगे हम, इनके मान लिख लेंगे, इस तरह का इसका डायग्राम बना लेंगे। तो जो दे रखा वो हमने लिख लिया, और अब हमें क्या करना है, इसको ये वाला पद बराबरी में प्रूव करके दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वाग्रसन दिखा देंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि ये क्या लिखा हुआ है कि ए डी जो है वो लंब है किस पर, बी डी पर। ये क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है। ये जो ए डी लाइन है वो क्या है, बी डी पर, बी सी पर, बी सी पर क्या है, लंब है। अगर ये बी सी पर लंब होगा तो ये वाली जो लाइन होगी इसकी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिख लेंगे बी डी बराबर होगी डी सी के। जब ये लाइन इसके बराबर है तो हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हम सर्वाग्रसन के समरूप दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में। अब ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर लिखेंगे कोण ए डी बी के। ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, इसलिए क्या है, बराबर है। अब ये जो लाइन है बीच वाली क्या है, उसका नाम ए डी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए डी बराबर हो जाएगा ए डी, क्योंकि लाइन क्या है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ इसलिए क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब नीचे वाला लाइन क्या है, बी डी बराबर किसके है, डी सी के। हमने ऊपर ही लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, कोण, मतलब ये हो जाएगी साइड, और ये जो होगा कोण, और ये हो जाएगी आपकी साइड। तो साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम है त्रिभुज ए डी सी के, किससे, साइड एंगल साइड से। भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो हमें सिद्ध करके लिखाना है ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर का मान हम कैसे लिखाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी के बटे में हम लिख लेंगे ये वाला लाइन, और बटे में आ जाएगा आपका बी डी। तो ए डी बटे बी डी बराबर हम लिख लेंगे डी सी, और बटे में लिख देंगे ए डी। हम क्या करेंगे, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए डी किस में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ए डी इंटू ए डी, और बराबर हो जाएगा बी डी इंटू डी सी। तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुए हैं वे क्या हैं, इसके 7 के अथवा में दिए हुए हैं। तो मैंने आपको 7 के 7 खत कंप्लीट करा चुका हूं। तो आई होप को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा।